प्रिय बच्चों, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के इस तीसरे वीडियो में हम अध्ययन करेंगे नदी अपरदन को नियंत्रित करने वाले कारक कि नदी का जो अपरदन है उस अपरदन को किन किन कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जब भी कोई नदी बहती है, नदी के साथ विभिन्न प्रकार के अवसाद बहते हैं, कंकड़ पत्थर अथवा शिलाखंड बहते हैं और नदी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से प्रारंभ होकर समतल मैदानी भागों से गुजरती हुई अंत में समुद्र में अथवा किसी भी झील में जाकर गिरती है। इस क्रम में नदी के इस मार्ग में नदी जो मैंने अभी पिछले वीडियो में बताई 4 क्रियाओं के माध्यम से अपरदन की क्रिया को पूर्ण करती है। अपघर्षण, सन्निघर्षण, जलदाब क्रिया और घोलीकरण के द्वारा। तो इन 4 क्रियाओं की दर कभी भी एक जैसी नहीं होती, कभी भी समान नहीं होती। नदी का जो अपरदन कार्य है अथवा जो नदी का जमाव का क्रिया है, वह नदी के अपरदन अथवा जमाव की क्रिया किसी भी स्थान पर एक जैसी नहीं पाई जाती। कहीं पर अपरदन की क्रिया तीव्र होती है तो कहीं पर जमाव की क्रिया अधिक तीव्र होती है। नदी अपरदन को जो नियंत्रित करने वाले कारक हैं उनमें सबसे प्रमुख है नदी का ढाल, अर्थात जिस क्षेत्र से होकर नदी गुजरती है उस क्षेत्र का ढाल कितना है। क्षेत्र का ढाल यदि तीव्र ढाल होता है तो नदी तेज गति से मैदानी भागों की ओर प्रवाहित होती है और जितनी अधिक नदी की गति रहती है उतना ही अधिक नदी अपरदन की क्रिया अथवा कटाव को संपन्न करती है। यदि नदी क्षेत्र का ढाल मंद है तो मंद होने की वजह से नदी की गति भी मंद हो जाती है और नदी का जो कटाव की क्षमता है वह कटाव की क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए सबसे जो प्रमुख कारक है नदी अपरदन को नियंत्रित करने वाला वह है नदी घाटी का ढाल, कि जिस क्षेत्र में होकर नदी बहती है उस क्षेत्र की भूमि का ढाल कितना है। दूसरा जो अपरदन को नियंत्रित करने वाला कारक है वह है शैल की संरचना। सामान्य सी बात है कि शैल किस प्रकार की पाई जाती है। नदी के मार्ग में मिलने वाली शैलें यदि कठोर हैं तो अपरदन धीमी गति से होता है और यदि नदी के मार्ग में मिलने वाली शैलें मुलायम हैं जैसे अवसादी शैल हुई तो अपरदन शीघ्रता से होता है। कठोर शैल अर्थात आग्नेय शैल अथवा कायांतरित शैल यदि नदी के मार्ग में पाई जाती हैं तो उनका अपरदन धीमी गति से होता है। तीसरा जो कारक है नियंत्रण करने वाला वह है जल का आयतन। ऊपर की ये जो दोनों बातें हमने पढ़ी, नदी का ढाल और शैल संरचना, यदि ये दोनों समान है तो उसके बाद में जो तीसरा फैक्टर है, जो तीसरा कारक है नदी के अपरदन को प्रभावित करने वाला वह है जल का आयतन। आप एक सामान्य बात है कि यदि नदी के अंदर जल की मात्रा अधिक है तो उसके अंदर प्रवाहित होने वाले कंकड़ पत्थर शिलाखंडों की मात्रा भी अधिक होगी और जितने ज़्यादा उसके अंदर अवसाद की बहते रहते हैं तो उसके द्वारा अपरदन की क्रिया भी अधिक मात्रा में ही संपन्न होती है। यदि नदी छोटी है, जल की मात्रा कम है, तो जल की मात्रा यदि कम है तो उसके अंदर अवसाद भी बिल्कुल कम होंगे और जब अवसाद उसके अंदर बहने वाले अवसाद कम है तो जो अपरदन की क्रिया है वो अपरदन की क्रिया भी वहाँ पर उसी प्रकार से कम हो जाती है। चौथा जो इम्पोर्टेंट कारक है वह है जलोढ़क की मात्रा। जलोढ़क अर्थात जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे काफ़ी देर से, अवसाद जो नदी के अंदर विभिन्न प्रकार के शिलाखंड, कंकड़, पत्थर ये जो भी बहते हैं उन सभी को जलोढ़क कहा जाता है। तो जलोढ़क की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से अपघर्षण, सन्निघर्षण और जलदाब क्रिया को प्रभावित करती है। अधिक जलोढ़क होने पर नदी द्वारा अपरदन भी अधिक होता है। जैसा कि अपन ने अभी पिछले पॉइंट में ही पढ़ा कि नदी के अंदर बहने वाले अवसाद की मात्रा या जलोढ़क की मात्रा यदि अधिक होती है तो नदी का जो अपरदन की क्रिया है वह अपरदन की क्रिया भी अधिक होती है और यदि नदी के अंदर जलोढ़क की मात्रा कम होगी तो नदी के जो अपरदन की क्रिया है वह अपरदन की क्रिया भी कम हो जाती है।
इसी प्रकार से जो नदी का निक्षेपण कार्य है, ये तो हमने पढ़ा नदी के अपरदन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अब है नदी का निक्षेपण शक्ति। तो नदी की जो निक्षेपण की शक्ति अर्थात नदी का जो जमाव की क्रिया है, वह जमाव की क्रिया कब प्रारंभ होती है, क्यों प्रारंभ होती है। जैसे ही नदी पर्वतीय क्षेत्रों से चलना प्रारंभ होती है और मैदानी भागों से प्रवेश करती हुई समुद्री भाग में विलीन हो जाती है, तो मैदानी भागों में चूंकि ढाल की मात्रा अधिक रहती है, तो वहाँ पर तीव्र गति से बहती हुई नदी अपरदन की क्रिया को ज़्यादा प्रभावी करती है, ज़्यादा उसको संपन्न करती है। जैसे ही नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो मैदानी भागों में प्रवेश करने के साथ ही नदी का जो ढाल है, ढाल कम हो जाता है, और नदी का ढाल कम होने के साथ साथ नदी की जो कटाव करने की क्षमता है, वो कटाव करने की क्षमता कम हो जाती है और नदी निक्षेपण कार्य में ज़्यादा संलग्न हो जाती है, संलिप्त हो जाती है। अर्थात जो नदी की जो गति है, नदी की गति के ऊपर यहाँ पर अपरदन अथवा जमाव की क्रिया प्रारंभ वो निर्भर करती है। यदि नदी की गति तीव्र है तो नदी अपरदन की क्रिया को ज़्यादा संपन्न करेगी। यदि नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, ढाल जहाँ पर मंद पाया जाता है, तो वहाँ पर नदी की गति कम हो जाती है, और गति कम होने के साथ साथ नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, और अवरोध उत्पन्न होने की वजह से नदी अपरदन क्रिया के स्थान पर निक्षेपण की क्रिया में संलग्न हो जाती है, निक्षेपण की क्रिया करने लग जाती है। तो इस प्रकार से एक सूत्र है कि नदी का वेग यदि दुगना हो जाता है तो उसकी परिवहन शक्ति लगभग 64 गुना अधिक हो जाती है। जबकि मैदानी भागों में नदी का वेग कम हो जाता है, जिससे उसकी परिवहन शक्ति कम हो जाती है, और परिवहन शक्ति कम होने की वजह से नदी अपने साथ जो भी जलोढ़क बहा कर लेकर आती है, उन जलोढ़कों को धीरे धीरे आगे बहा कर ले जाने में असमर्थ हो जाती है, वो उनको धीरे धीरे वहीं पर जमाने लगती है। तो मैदानी भागों में अधिकांश जलोढ़कों का जमाव नदी के द्वारा कर दिया जाता है। और जो दूसरी निक्षेपण कार्य का जो दूसरा कारक है कि नदी निक्षेपण की क्रिया को कब करती है, वो है जलोढ़क की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यदि नदी में जलोढ़क की मात्रा अधिक हो जाती है, उसकी सामर्थ्य या परिवहन की जो सामर्थ्य शक्ति है नदी की उससे भी अधिक हो जाती है, तो नदी धीरे धीरे अपने साथ बहा कर लाए गए जलोढ़कों को जमा करने लग जाती है, उनको निक्षेपित करने लग जाती है। तो इस प्रकार से अपरदन इन 4 कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है: नदी, घाटी का ढाल, शैल की संरचना, जल का आयतन और जलोढ़क की मात्रा के द्वारा। जबकि नदी का जो निक्षेपण कार्य है वो 2 कारकों के द्वारा निर्धारित होता है: नदी के वेग में कमी आने से तथा जलोढ़क की मात्रा में वृद्धि होने से। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का। धन्यवाद।